हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी को अगर आप क्या करेंगे, स्टेट लेवल की यानी महाराष्ट्र स्टेट लेवल की टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बिल्कुल खिचड़ी पका दिया है। कुछ समझ में नहीं आता उसको देख करके कि क्या बात करना चाहता है। कभी सॉलिड की बात करने लगता है, कभी सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करने लगता है। तो ये बात क्या करना चाहता है, तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके लेकर आया हूं मैं आपके सामने। बेसिकली सल्यूबिलिटी की यहां पर दो चीजों में बात हुई है, मैं आपको समझाता हूं। एक बार आपकी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी आपसे बात करना चाह रही है सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। समझ में आ गया? आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पानी ले लो और शक्कर ले लो। शक्कर तो सॉलिड होती है, तो आप शक्कर को क्या करो, पानी में डिसॉल्व करो, वाटर में डिसॉल्व करो। तो वो वाला केस क्या है, सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना, आऊंगा मैं, सल्यूबिलिटी क्या है वो भी बताऊंगा मैं। सेकेंड जो चीज जो इसमें आपको समझाने की कोशिश की है टेक्स्ट बुक ने, वो है सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप गैसेस को क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसी बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, बबल्स आते हैं। बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो वही तो क्या है, वो लिक्विड के अंदर क्या है, गैस डिसॉल्व्ड है। समझ आ गया? तो उसको कहते हैं सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी पहले पार्ट में आपको ये समझना है कि सॉलिड्स को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व किया जाएगा। समझ आ गया? और दूसरे पार्ट में आपको ये समझना है कि लिक्विड को, गैस को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होगा और कितनी डिसॉल्व होगी। समझ में आ गया? हेनरी जो लॉ है वो इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जो वहां पर खिचड़ी पकाई है उसको मैं बिल्कुल जो है चावल और दाल को सेपरेट करने जा रहा हूं अभी खिचड़ी के। तो आपको समझाता हूं मैं कि बेसिकली ये है क्या। तो अभी के लेक्चर में हम लोग पहले ये सीखेंगे सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, और जस्ट इसके बाद एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी। तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है सल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। समझ आ गया? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम सॉलिड्स में लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। समझ आया? क्लियर है? ये टॉपिक को समझने से पहले, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसान है। ये टॉपिक को समझने से पहले मुझे कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस बताने होंगे। उसमें से बेसिक डेफिनेशंस कुछ जो है जो आपको याद रखने होंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो है मैं खास करके सॉलिड्स के लिए मैं आपके लिए क्या करूंगा, शुगर ले लूंगा या सॉल्ट ले लूंगा। समझ में आ गया? ताकि हमको क्लियरिटी रहे कि हम लोग बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं। और लिक्विड्स के लिए हम लोग खास करके क्या लेंगे, वाटर लेंगे, क्योंकि आपकी रेफरेंस या बुक भी यही बात करना चाह रही है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन हम लोग खास करके वाटर या बेंजीन के साथ में डील करेंगे। ठीक है? चलो भी आ जाओ। तो सबसे पहली चीज बच्चों क्या है इसके अंदर, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसे कहते हैं? जब आपको कोई सोल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, एक सल्यूट लोगे, एक सॉल्वेंट लोगे और दोनों को मिला दोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास पानी है, वाटर अपन ने लिया और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया। शुगर क्या है बच्चों, शुगर तो सल्यूट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, सल्यूट को ऐड कर रहे हो, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। पहले तो शुगर थी ही नहीं ना, अब तुमने शुगर डाला तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने को हम कहेंगे डिसोल्यूशन। अरे डिसॉल्व होना, घुलना, डिसॉल्व होने से ही क्या बना है, डिसोल्यूशन बना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो जैसे आप क्या करते हो, किसी सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करते हो तो सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इतना आसान है ये। समझ में आ गया? तो आप लोग क्या लिखोगे, व्हेन अ सल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करो तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूट इसके अंदर क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि डिसोल्यूशन किसको बोलते हैं। सेकेंड चीज जो आपको समझनी है वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया? ये सब चीजें जो है टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, लेकिन कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया है ढंग से। उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। तो होता क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने क्या कर दिया? आपने 1 लीटर पानी ले लिया। कितना लिया? 1 लीटर आपने क्या कर दिया? पानी ले लिया। समझ में आ गया? 1 लीटर पानी लिया और मान लो इस 1 लीटर में आप मैक्सिमम कितना शुगर ऐड कर सकते हो? तो मैं बोलता हूं 100 जो है, 100 जो आपके शुगर, जो आपका क्या होगा? दाना होगा ना, शुगर का दाना जो होता है। समझ में आ गया? तो आप क्या करते हो? शुगर ग्रेन्स बोल देते हैं उसको। समझ में आ गया? 100 आप क्या करते हो? शक्कर के दाने क्या कर सकते हो? उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। ये उसकी मैक्सिमम सोल्यूबल होने की मतलब क्या है? अल्टीमेट लिमिट है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अगर ये मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व कर सकता है तो 100 शक्कर के दाने मान लो डिसॉल्व कर सकता है। मान लिया मैंने ऐसा। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब क्या? तो मैंने क्या कर दिया? मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर क्या कर दिया? 10 दाने डाले, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 दाने मैंने डाल दिए, उनको घोल दिया। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। यानी अब मैं और अगर 101वां दाना डालूंगा तो वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। यही अपने को लगता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। मैं आपको समझाता हूं। अब इसके अंदर कितने हैं? 100 शक्कर के क्या है? दाने हैं, शुगर ग्रेन्स है। 100 शुगर ग्रेन्स है। आप 101वां दाना जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो होता क्या है? वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये वाला दाना जो अंदर आएगा ये तो घुल जाएगा, लेकिन अंदर वाला कोई दाना जो है, जो टूट चुका है, वो आपस में जुड़ जुड़ के क्रिस्टलाइज हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि 101वां दाना तो क्या हो जाएगा? वो तो डिसॉल्व होगा, लेकिन अंदर के कोई एक दाना क्या होगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो अपने को लगता है कि ये वाला दाना क्या हुआ? ये वाला दाना नहीं घुला, जबकि ये वाला दाना घुल चुका है। घुला कौन सा? ये वाला दाना जो इसके अंदर आया वो तो घुल चुका है। अंदर वाला कोई एक दाना क्या हो गया? क्रिस्टलाइज हो गया, वो क्रिस्टल फॉर्म कर गया। कुछ समझ आ गया? तो यही वाला प्रोसेस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। समझ आ रहा है? जब सोल्यूशन सैचुरेट होता है, यानी 100 दाने जब आपने क्या कर दिए थे? ऐड किए हुए थे, 101 नहीं डाला था, तब रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है इज इक्वल टू क्या था? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। जिस रेट से क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन हो रहा था, उस रेट से क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि शक्कर पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? डिसॉल्व हो चुकी है। जबकि क्या हो रहा है? जिस रेट से डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइज होते जा रहा है। तो अपने को वो समझ में नहीं आ रहा। अपने को लगता है शक्कर क्या हो चुकी है? पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, वो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया। समझ में आ गया? तो ये वाले केस को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन में कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर आप ऐड करते हैं, कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जैसे आप ऐड करेंगे, तो होगा क्या? जो सॉल्यूट पार्टिकल आया वो तो डिसॉल्व होगा, लेकिन अंदर का कोई पार्टिकल क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो वो वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से लिखाऊंगा नहीं मैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलाइजेशन आपको ये समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब क्या? तीसरी चीज जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। वो आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो आपका क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आप क्या कर चुके हो? उसके अंदर डिसॉल्व करा चुके हो सॉल्वेंट में, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन क्या हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन क्या हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखो, इफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर solvent, in a particular solvent at a given temperature, important है, at a given temperature, then that solution
इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ गया? ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिसॉल्व्ड है। समझ में आ गया? उससे ज्यादा आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर? क्रिस्टलाइजेशन बताया मैंने, जो आएगा वो तो गिलेगा, अंदर का कोई क्या हो जाएगा? क्रिस्टल फॉर्म कर देगा वापस। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। समझ में आ गया? क्लियर है? या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। समझ में आ गया? ऐसे भी बोल सकते हो उसको। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है इन विच नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, तो आसान भाषा में वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अनसैचुरेटेड बताओ फिर क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें क्या हो सकता है? अरे अभी बताया मैंने, 1 लीटर पानी लो, मान लो 100 शक्कर के दाने वो डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम। समझ में आ गया? तुमने सिर्फ 60 शक्कर के दाने डाले तो वो कैसा है? अनसैचुरेटेड। समझ में आ गया? तो उसको क्या लिख सकते हो? अ सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना आसान है ये। ठीक है ना? तो फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला उस आसान भाषा में लिख देता हूं। ये जो है आपका, ये क्या कहता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया जा सकता है और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये भी अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ गया? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो ये क्या है? अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट इज एडेड, मोर सोल्यूट इज एडेड देन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर से ज्यादा अगर सोल्यूट एडेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, ठीक, याद रखिएगा इसको। एट अ गिवन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल अभी सैचुरेटेड तो बता दिया, अनसैचुरेटेड भी बता दिया। सुपर सैचुरेटेड एग्जांपल है आपके गुलाब जामुन की चाशनी। जो आपकी चाशनी होती है वो क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। उसमें आप क्या करते हो ना, आप जितना पानी में शक्कर घोल सकते हो उतना आपने घोल दिया, लेकिन वो गाढ़ा होता है। गाढ़ा कैसे होता है? गाढ़ा इस तरीके से होता है, अब आप और शक्कर डालोगे तो आप क्या बोलोगे कि उसमें शक्कर तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करते हो? आपने पानी में शक्कर को डाला, उसके अंदर मान लो पूरा वो क्या हो गया? घुल गया। आप उसको क्या करते हो? हीट करना शुरू कर देते हो। टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, अभी बताऊंगा मैं आगे जाके। आप जब उसको हीट करना शुरू करते हो तो पहले जो 100 शक्कर के दाने उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते थे, अब वो क्या करेगा पता है? अब वो 150 शक्कर के दाने डिसॉल्व कर लेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी बेसिकली क्या होगा? आपने जितनी उसकी कैपेसिटी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी सॉल्यूट को घोलने की, उससे ज्यादा अमाउंट को घोल दिया उसमें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? कैसे घोला? टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया? वो घुल गया। समझ में आ गया? टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जब चाशनी ठंडी हो जाती है तो आप देखोगे ऊपर जो है शक्कर क्रिस्टलाइज हो जाती है। चाशनी को जब ठंडा कर दो तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? शक्कर क्रिस्टलाइज हो जाती है, क्योंकि उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शक्कर उसके अंदर जो घोली गई है वो टेम्परेचर बढ़ा करके घोली गई है। समझ में आ गया? तो वो वाला किसका एग्जांपल है? आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तो आपको मैंने समझा दिया पूरी तरीके से। अब जो है आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बेसिक चीज आपको मैंने समझा दी। अब सुनो ध्यान से, अब हम आएंगे सॉल्युबिलिटी पे। अब मेन हमारा फंडा क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है ये तो हमको पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी होता है मैक्स, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। समझ में आ गया? ठीक है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट क्या हमारा? सॉलिड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी लिक्विड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है? एट अ
गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? किसी की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को आप क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। याद करना है ये आपको, समझ में आ गया? यहां पर मैंने सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात की, यानी लिक्विड में सॉलिड घोल रहे हैं, जैसे पानी में शक्कर घोल रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा करके दिया है मैंने। समझ में आ गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, ये 4 डेफिनेशन याद रखना है आपको। समझ में आ गया? बाकी तो तुमको समझाने के लिए थे, ठीक है? बुक में टर्म्स दिए थे तो मैं कोई पॉइंट छोड़ता नहीं हूं, इस वजह से मैंने क्या किया है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई आ जाओ, देखो ध्यान से। अभी क्या है इसके बाद बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें आप समझने की कोशिश करो। इसमें जो है अब अपने को फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पे आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अफेक्ट हो जाती है? अभी बताया मैंने, आप क्या करो, आप उसमें 100 ही शक्कर के दाने घोल सकते थे पानी में, मान लिया आपने, लेकिन आपको चाशनी बनाने के लिए क्या करना पड़ा? उसको हीट करना पड़ा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? और अमाउंट ऑफ सॉलिड आप उसमें क्या कर पाए? घोल पाए। तो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है इसमें वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सबसे पहली चीज। दूसरा है टेम्परेचर। समझ में आ गया? 2 ही चीजें हैं। तीसरा आएगा प्रेशर, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 2 ही चीजें बेसिकली क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर टेम्परेचर पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका क्या फंडा है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को आपने वाटर में क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जब अपने को समझ में आता है। इसके बाद आप क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप नैप्थलीन लेते हैं। नैप्थलीन इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये बुक में आपको मिलेगा इसके ऊपर। नैप्थलीन को आप क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता। नैप्थलीन क्या होता है? वो यूरिनल्स में जो व्हाइट कलर की गोली होती है, समझ में, या फिर हम लोग काफूर की गोली बोलते हैं, कबर्ड वगैरह में रखते हैं, उसी को नैप्थलीन कहते हैं। समझ में? नैप्थलीन बॉल्स कहते हैं उसको। समझ में? नैप्थलीन को आप वाटर में डालते हो वो डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आ गया? ये डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आ गया? आप क्या करो, अब ध्यान से सुनो, आप क्या करो, अब आप सॉल्ट लो, सॉल्ट को आप क्या करो, सॉल्ट को आप बेंजीन में डालो। बेंजीन एक आपका लिक्विड है। समझ में आ गया? सॉल्ट बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप क्या करो, नैप्थलीन जो है, नैप्थलीन ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, नैप्थलीन को अगर आप बेंजीन में डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है बच्चों, ये डिसॉल्व हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो सॉल्ट में आप वाटर में सॉल्ट को ऐड करो, डिसॉल्व हो जाएगा। नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करो, नैप्थलीन डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन नैप्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व करो, डिसॉल्व हो जा रहा है। सॉल्ट को बेंजीन में डिसॉल्व करो, नहीं हो पा रहा है। समझ आया? ये क्या फंडा है? तो ये जो चीज है इसको समझाया ऐसे जा सकता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक जो है लाइक को डिसॉल्व करता है। समझ में आ गया? मतलब क्या? पोलार डिसॉल्व्स पोलार, पोलार पोलार को डिसॉल्व करेंगे, पोलार मॉलिक्यूल, एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? नॉन पोलार जो है वो नॉन पोलार को डिसॉल्व करेंगे। समझाता हूं मैं क्या है ये। आपका NaCl है, आपका ये है NaCl है ना? तो आपका जो NaCl है ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। समझ में आ गया? इस पे पोल्स बन जाते हैं, है ना? प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा का चार्ज आ जाता है इस पे। समझ में आ गया? नहीं पता है इसके बारे में तो ज्यादा अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी फिलहाल इसको याद रखना है। NaCl Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, ये पोलार है, इसमें पोल्स बन जाते हैं। आपका HOH भी जो होता है वो भी क्या होता है? उसके अंदर भी पोल्स होते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन में माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इस पे भी चार्ज होता है। तो ये क्या है? ये आपका ऐसा है, ये भी पोलार है और ये भी आपका क्या है? पोलार है। यानी NaCl और आपका वाटर दोनों के दोनों क्या? पोलार है। इस वजह से सॉल्ट आपका जो NaCl है, जो आपका वाटर H2O है, इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है।
समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद जो दूसरी चीज है नैफ्थलीन और आपका बेंजीन, नैफ्थलीन और बेंजीन जो है ये क्या है, नैफ्थलीन और बेंजीन जो है आपका वो नॉन पोलर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं वो, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपका नैफ्थलीन और बेंजीन क्या होता है, ये आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है। ये आपका नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन, और आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है। और दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर है बच्चों, नॉन पोलर, ये भी क्या है, नॉन पोलर। इस वजह से दोनों बेसिकली क्या होता है, नैफ्थलीन जो है बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक्स, यानी पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। अब उसके बाद ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में दी थी, इस वजह से मैंने इसको कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज क्या है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है ना लिक्विड में, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन क्या होगा अगर एक्सोथर्मिक होगा, समझ में आ गया। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है दैट इज हीट इज इवॉल्व्ड, समझ में आ गया। अगर ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, देन तब क्या होगा, देन इफ टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी ये हीट को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, फिर हम उसको टेम्परेचर देके हीट दे रहे हैं, उसको हीट नहीं चाहिए, वो बाहर दे रहा है हीट को, समझ आ गया, फिर भी हम उसको हीट दे रहे हैं। तो इसको हीट चाहिए नहीं थी, फिर भी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, हीट उसको दे दी, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, उसमें क्या हो जाएगी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंड केस इसमें बनेगा, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन आपका क्या है, एंडोथर्मिक, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या है अगर एब्जॉर्ब्ड है, देन इफ टेम्परेचर इंक्रीज है, मतलब क्या, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब उसको हीट चाहिए और हम टेम्परेचर बढ़ा करके हीट दे रहे हैं, तो उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉलिड की उसके अंदर बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल करके मैंने तुमको दे दिया। तीसरा भी कैटेगरी बनेगा जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बुक में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, तो एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तीसरी भी, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, समझ में आ गया। तो तीसरी भी ऐसी कैटेगरी आपको मिलेगी जहां पर जो है यहां पर हीट टेम्परेचर को चेंज करने पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिक्विड के अंदर, समझ में आ गया। ये सब के एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं व्हाट्सएप पे, वो सब में आपको मिल जाएगा, तो नोट्स में आप लोग देख सकते हैं इनके एग्जांपल्स क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। मैंने सिंपल भाषा में इसको आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड यानी सॉल्वेंट आपका, समझ में आ गया, क्लियर है, एट ए गिवन टेम्परेचर, ये आपकी सॉल्युबिलिटी है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है, दो चीजें हैं, क्या, सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी इसमें क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, समझ में आ गया, पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट को बाहर फेंक रहा है, हीट इज इवॉल्व, हीट नहीं चाहिए, फिर भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट उसको चाहिए, हमने टेम्परेचर बढ़ा के हीट दे दी, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसके में, और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। समझ में आया, क्लियर है। तो यही वो चाशनी वाला एग्जांपल है जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, हीट उसको चाहिए थी, मैंने उसको और हीट दे दी, तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके फौरन बाद अभी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। समझ में आ गया, गैस को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करेंगे, उसका क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। वहीं पर मैं आपके साथ में हेनरीज लॉ को डिस्कस करूंगा अभी। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आइए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी टॉपिक बच गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, आप लोग वो देखेगा अभी, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।